फिर ये दो पार्ट को भी हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल में डिवाइड कर लिया था। फिर इसके अंदर क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। अब मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ऐसे कट करके जब आपको ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसे गोले ही तो दिखाई देंगे आपको सामने से। मान लीजिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे कट करा और ऐसे दिखाया तो सामने से गोला ही दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। तो वो जो गोला दिखाई दे रहा है वो गोला किसका है? अरे किसका है वो गोला? वो गोला है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। किसका है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। दैट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तीसरी, ये अपनी जिसकी स्टडी करनी है। तो इसके बाहर जो सेल हैं उनको क्या कहेंगे? यहाँ पे जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। ध्यान से देखेंगे आप। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर लेयर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर बनी होती है किसकी? ये बनी होती है WFCT की। किसकी बनी होती है? WFCT की। और इसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। कौन सी प्रिया? ट्यूनिका प्रोप्रिया। बोलो बोलो, कौन सी प्रिया? ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब मैं चला इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब मैं चला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो जैसे ही मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचा तो मुझे यहाँ पे कुछ सेल तो ऐसी दिखी जो क्यूब शेप थी। कुछ तो ऐसी दिखी जो कैसी थी? कुछ तो ऐसी दिखी जो कैसी थी? बोलो बोलो, क्यूब शेप। कैसी थी? क्यूबोइडल शेप्ड, है ना? कुछ सेल तो मुझे ऐसी दिखी और कुछ सेल मुझे कैसी दिखी? कुछ सेल मुझे दिखी ऐसी कॉलुमनार, लंबी लंबी। कैसी दिखी? इट्स अ लॉन्ग सेल लाइक कॉलम, और इसको हमने बोला कॉलुमनार सेल। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो छोटी वाली जो सेल थी, जो छोटी वाली सेल थी, ये क्यूब लाइक जो सेल थी, इनको मैंने देखा कि ये तो आगे जाके स्पर्म बना रही हैं। तो स्पर्म बनाने वाली सेल को मैंने यहाँ नाम दे दिया क्या? स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दे दिया? स्पर्मेटोगोनिया। और जो स्पर्म क्या है? स्पर्म क्या है? गैमेट है। तो जो गैमेट बनाता है वो होता है जर्मिनल एपिथीलियम। क्या है यहाँ पे? ये जर्मिनल एपिथीलियम। तो स्पर्मेटोगोनिया को मैंने दूसरा नाम क्या दे दिया? जर्मिनल एपिथीलियम। क्यों बोला? क्योंकि ये क्या बना रही है? स्पर्म बना रही है। तो क्या मैं इसको स्पर्म मदर सेल भी बोल सकता हूं? बोलो, स्पर्म मदर सेल भी बोल सकता हूं या नहीं? अरे बोलो भाई, बोल सकता हूं या नहीं? क्लियर है ना? अब मुझे जो बीच में लंबी लंबी सेल दिखी जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई गई है, तो इनका भी मैंने देखा तो मैंने इनको नाम दिया, सर्टोली सेल। क्या नाम दिया? कौन सी सेल? सर्टोली सेल। क्लियर? अब देखो क्या है, ये जो ये अपना हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। ये सब सेल हैं, दो तरह की सेल हो गई। सारी की सारी सेल यहाँ पे अभी कौन सी है? 2n है। कौन सी है? 2n है। अब देखना आगे। अब ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है, इस स्पर्मेटोगोनिया को क्या बनाना है? इस स्पर्मेटोगोनिया को क्या बनाना है? स्पर्म बनाने हैं। स्पर्म मदर सेल है तो इसको बोला स्पर्म बनाओ। इसने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। कि क्यों नहीं बनाओगे? तो इसने कहा कि मुझे एक हार्मोन चाहिए। मैंने बोला कौन सा हार्मोन? तो स्पर्मेटोगोनिया ने मुझसे बोला मुझे चाहिए टेस्टोस्टेरोन। कौन सा स्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन। तो बोले ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ले लो। बोले कहाँ है? तो पता चला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल जो स्पेस था, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल के ग्रुप मिले। और ये जो सेल का जो ग्रुप था इसको मैंने नाम दिया क्या? लेडिंग सेल। क्या नाम दिया? लेडिंग सेल। और ये लेडिंग सेल क्या सिक्रेट कर रही थी? टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट कर रही थी। तो भाई पता चला कि टेस्टोस्टेरोन तो बाहर है, टेस्टोस्टेरोन तो बाहर है, इसको तो कहाँ लाना है? अंदर लाना है। क्यों लाना है अंदर? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तभी चालू होगा। तो यहाँ पे हमारी सर्टोली सेल को बोला गया कि टेस्टोस्टेरोन अंदर है, इसको बाहर है, इसको अंदर लेके आओ। तो हमारी जो सर्टोली सेल है इसने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम था एबीपी। क्या नाम था? एबीपी। नाम सुना है सबने? एबीपी का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या मतलब है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये देखो क्या होगा, ये सर्टोली सेल से बाहर आएगा कौन? ये ए बी पी।
ये किसको पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, ये पकड़ेगा टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन को पकड़ेगा, पकड़ेगा और कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो इस एबीपी की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो बाहर था वो कहाँ आ गया, वो आ गया सर अंदर। और जैसे ही भैया, जैसे ही कौन अंदर आया, जैसे ही कौन अंदर आया, टेस्टोस्टेरोन, तो ये स्पर्मेटोगोनिया ने क्या शुरू कर दिया, इसने डिवाइडेशन करना शुरू कर दिया, इसने डिवीजन करना शुरू कर दिया। और डिवीजन शुरू करके इसने क्या बना दिए, अरे क्या बना दिए, स्पर्म बना दिए, क्या बना दिए, स्पर्म बना दिए। क्लियर। अब ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जैसे ही बनते हैं, ये स्पर्म जैसे ही बनते हैं, तो बनने के तुरंत बाद ये अपना सर किसमें घुसा लेते हैं, ये अपना सर किसमें घुसा लेते हैं, इस सर्टोली सेल में घुसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्टोली सेल इनको क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और सर्टोली सेल इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया जाता है, और इसको बोल दिया जाता है कौन सी सेल, नर्स सेल। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया, नर्स सेल। क्लियर। दूसरा पॉइंट सुनो, जो भी स्पर्म बनेंगे, हो सकता है उनमें कुछ स्पर्म कैसे हो, उनमें कुछ स्पर्म कैसे हो, उनमें कुछ स्पर्म इंजर्ड हो, बेकार हो। तो ये सर्टोली सेल उन स्पर्म का क्या करेगी, ये सर्टोली सेल उन स्पर्म का क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस कर लेगी, उनको खत्म कर देगी। बेकार स्पर्म का क्या काम, हमें तो अच्छे स्पर्म चाहिए। क्लियर। ये था दूसरा काम। तीसरा काम सुनो, तीसरा काम सुनो भैया, ये पहला काम तो क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, एबीपी रिलीज करना। दूसरा काम क्या हो गया, बोलो बोलो, फेगोसाइटोसिस करना। क्लियर। अब जितना ज्यादा एबीपी आएगा, उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अंदर आएगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो यही सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है, इनहिबिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, इनहिबिन। और इनहिबिन रिलीज करने की कारण से जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, वो वापस क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये बनाती है बी डॉट टी डॉट बी। क्या बनाती है, बी डॉट टी डॉट बी। क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब ये लिखा हुआ ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ये जो सर्टोली सेल है, ये जो सर्टोली सेल है, ये एक बैरियर बना रही है बिटवीन ब्लड एंड टेस्टिस। टेस्टिस से यहां पर मतलब है स्पर्म का। क्या मतलब है, स्पर्म का। तो ये जो सर्टोली सेल है, बीच में एक बैरियर बना दिया। किस किस के बीच में बैरियर बना दिया, बोलो बोलो, ब्लड और स्पर्म के बीच में। तो अब क्या होगा कि ब्लड में जो भी चीज आएगी, कुछ भी अच्छी बुरी, सब किसको चेक होके जाएगा, सर्टोली सेल को चेक होके जाएगा। तो सर्टोली सेल चेक करेगी, अच्छा होगा तो ही किसको देगी, स्पर्म को देगी। तो ये बनाती है यहाँ पे कौन, सर्टोली सेल। और ये होते हैं टाइट जंक्शन, लीकेज प्रूफ, इनमें कोई भी तरह का लीकेज नहीं मिलता। और ये बनाती कैसे हैं, ये बनाती कैसे हैं, ये आपस में इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऐसे निकालती हैं, इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकाल देती हैं। और बीच बीच में इनके क्या आ जाते हैं, स्पर्म आ जाते हैं। बीच बीच में क्या आ जाते हैं, इनके स्पर्म आ जाते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे इस जगह पर। क्लियर है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर किसने बनाया, बोलो, सर्टोली सेल ने बनाया। क्लियर है यहां तक, बोलो क्लियर है ना। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, सर्टोली सेल के बाहर कौन सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन सी सेल थी, लेडिंग सेल। क्या रिलीज कर रही थी, टेस्टोस्टेरोन। उसको अंदर लाने का काम किसने किया, एबीपी ने। अच्छा, मैंने सर्टोली सेल का एक काम और बताया था आपको पहली क्लास में, सर्टोली सेल का एक काम और बताया था मैंने आपको पहली क्लास में। क्या किसी को याद है, क्या किसी को याद है, ए डॉट एम डॉट एच, बिल्कुल। एंटी मुलेरियन हार्मोन भी तो यही सिक्रेट कर रही थी, एंटी मुलेरियन हार्मोन भी तो यही सिक्रेट कर रही थी। अरे कर रही थी कि नहीं, बिल्कुल कर रही थी। क्लियर है सभी को, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। चलो एक पॉइंट और, एक पॉइंट और, ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल क्या करती हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन को, कुछ टेस्टोस्टेरोन को, कुछ टेस्टोस्टेरोन को किसमें कन्वर्ट कर देती है, एस्ट्रोजन में। किसमें,
एस्ट्रोजन में। अरे एस्ट्रोजन तो फीमेल का हार्मोन है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे भी होता है बहुत कम अमाउंट में। किससे बना, टेस्टोस्टेरोन से बना। किसने बनाया, अपनी सर्टोली सेल ने बनाया। अरे सर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे काम करते हैं, उसमें से एक इसका काम है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना। बोलो बोलो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना। किसमें, मेल में, नर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। क्लियर है यहाँ तक। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है सौम्या जी, ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर आ गया है ना, चेक पॉइंट आ गया। और वो चेक पॉइंट किसने बनाया, सर्टोली सेल ने। बस इतना याद रखना है। क्लियर, अरे मतलब मेल में बात कर रहा हूं, ये सब है ना। कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करना है भाई, क्लियर है सभी को। अब आगे सुनो, इनिबिन वाला वापस आ जाएगा थोड़ी देर में, वापस सुनो। अब ये जो सर्टोली सेल के सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बाहर कौन सी सेल थी, कौन सी सेल थी, लेडिंग सेल। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स, जो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करती है, अरे क्या प्रोवाइड करती है टेस्टिस को, इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया घुस गया, कोई वायरस घुस गया, तो उससे लड़ने में कोई तो चाहिए ना लड़ने वाला, तो वो लड़ने वाला कौन है, यहाँ पे इम्यूनिटी वाली सेल है जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बाहर होती है। बोलो क्लियर, बोलो भाई, क्लियर है सभी को। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एडल्ट मेल में, चलो वो आगे पूछेंगे है ना, वो आगे पूछेंगे। क्लियर है यहां तक, चलो भाई अब आगे चलते हैं अपन। अच्छा ये मैंने जो पॉइंट बताए हैं ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल का। सर्टोली सेल को एक नाम और दिया नर्स सेल, और इसको एक नाम और दिया सस्टेंटाक्युलर सेल। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, स्पेशली पहला और तीसरा तो जरूर याद करना है। क्लियर। अब आप यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट दिए हुए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट फटाफट रिवाइज कर लीजिए। जो मैंने बोला अभी आपको, जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के फॉर्म में। आप पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट आता है तो बता दीजिए। बेटा याद कर लो, ज्योति सस्टेंटाकुलर क्यों बोला, उसके बहुत एक या दो और कारण है, वो अपने काम की चीज नहीं है उसमें। फिर आपको एक और डाउट क्रिएट हो जाएगा अगर मैं वो थ्योरी बताने लगूंगा, है ना। तो सिर्फ आप नाम याद कर लो, ठीक है। अब आप ये 5 पॉइंट पढ़ लीजिए फटाफट से, और किसी को भी कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बताइए। लास्ट वाला पॉइंट आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एफएसएचओ का ही नाम नहीं लिया। अभी थोड़ी देर में जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे, ये पॉइंट बस पढ़ लीजिए, जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तो आपको ये पॉइंट क्लिक होएगा। क्लियर है बाकी सारे पॉइंट, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट भी पढ़िए, ये पॉइंट भी पढ़िए। बोलिए भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना सारे पॉइंट। चलिए अब आपका जो भी हार्मोनल वाला जो क्लियर है, कौन से डक्ट की मीनिंग बतानी है कंचन, कौन से डक्ट की मीनिंग बतानी है। हाँ 4 पॉइंट वही तो था बेटा, एस्ट्रोजन। थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल एस्ट्रोजन में बदल देती है, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन। क्यों, क्योंकि मेल में क्या करना है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है। अरे हार्ट अटैक, जो हार्ट स्ट्रोक आते हैं वो किसको ज्यादा आते हैं, मेल को कि फीमेल को, बताओ किसको ज्यादा आते हैं, मेल को ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनमें किसका अमाउंट कम है, किसका अमाउंट कम है, एस्ट्रोजन का। फीमेल में क्यों कम आते हैं, क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन ज्यादा है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है। चलिए चलें आगे। अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म इसमें, और ये जो सारी एकदम जो आपका क्लियर हो जाएगा, जो हार्मोनल सिस्टम है। यहाँ पर हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, किसकी, हॉर्मोन्स की। किसकी, हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स तो आप सब जानते हैं ना। हॉर्मोन की मैं बात करूं तो हॉर्मोन बहुत खतरनाक चीज है, इनका एक पर्टिकुलर रेंज में रहना
बहुत जरूरी है। ना तो ये जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं, ना जरूरत से कम हो सकते हैं, दोनों कंडीशन में ये दिक्कत देंगे। तो इसको बहुत शानदार तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो है कैरी ऑन किया जाता है। ध्यान से सुनिए। जैसे ही कोई मेल जैसे ही कोई मेल क्या अटेन करता है, क्या अटेन करता है, प्यूबर्टी अटेन करता है, वो यौन प्यूबर्टी यानी कि 10 से 12 साल की उम्र में जाता है, तो उसका जो हाइपोथैलेमस है, जो उसके किडनी में नहीं उसके ब्रेन में है, जो उसका हाइपोथैलेमस है जो उसके किडनी में नहीं उसके ब्रेन में है, वो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच। आप सबने नाम सुना होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको एक्टिवेट करेगा? किसको एक्टिवेट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को ये जीएनआरएच मिलेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रेट करना चालू हो जाएगी, एलएच और एफएसएच। एलएच और एफएसएच। एलएच का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच का इस पूरे नाम आएंगे वापस। एफएसएच का क्या नाम है? फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों क्लियर है? इस एलएच को एक नाम और दिया जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि ये जो एलएच है वो किसको एक्टिवेट करेगा? अरे किसको एक्टिवेट करेगा? लेडिंग सेल को। और जो एफएसएच है वो किसको एक्टिवेट करेगा? सर्टोली सेल को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे एलएच आएगा और एफएसएच आएगा, ये एलएच जाएगा लेडिंग सेल के पास, और लेडिंग सेल को क्या बोलेगा कि क्या रिलीज करो? अरे क्या रिलीज करो? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो। और ये टेस्टोस्टेरोन जैसे रिलीज होगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन चालू हो जाएगा? स्पर्म का फॉर्मेशन। दूसरा क्या काम कराएगा ये? जो मेल है उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यही तो रेस्पॉन्सिबल है। बोलो समझ में आया? अब ये जो एफएसएच है, एलएच तो किधर चला गया? लेडिंग सेल पर। एफएसएच कहाँ जाएगा? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर। और किसको बोलेगा? सर्टोली सेल को। क्या रिलीज करने के लिए? याद करो, अभी बताया था। और ये एबीपी टेस्टोस्टेरोन को अंदर बुलाएगा और स्पर्म का प्रोडक्शन चालू करा देगा। और अगर स्पर्म का प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो फिर यही सर्टोली सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? इनहिबिन रिलीज करेगी। और ये इनहिबिन रिलीज जब होगा, तो ये इनहिबिन नेगेटिव कौन सा फीडबैक देगा भाई? नेगेटिव फीडबैक देगा। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलेगा, ए बहन बस हो गया, स्पर्म बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तू शांत बैठ जा। एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेगी, अच्छा ज्यादा बन रहे हैं, लो मैंने एफएसएच और एलएच को कम कर लिया। एफएसएच एलएच कम, सर्टोली और लेडिंग शांत, स्पर्म का प्रोडक्शन लिमिट में। उसी तरीके से अगर टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैंने बोला हार्मोन ना कम अच्छा ना ज्यादा अच्छा, तो ये टेस्टोस्टेरोन भी जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो ये खुद ही नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ओ मामा और चाचा मैं बहुत ज्यादा हो गया, कम करो उधर से जीएनआरएच को कम करो। जीएनआरएच कम तो एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव कम, एलएच और एफएसएच कम, तो पूरी प्रोसेस स्लो डाउन। क्लियर? कौन सा श्रुति झा, कौन सा पॉइंट? सर्टोली सेल के तो बहुत सारे पॉइंट हैं। सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगा? एबीपी। अब आपको समझ में आया कि इस एफएसएच का, वो लास्ट वाला पॉइंट जो अभी पिछली साइड में था, कि इस एफएसएच का सर्टोली सेल से क्या रिलेशन है? अब समझ में आ गया आपको कैसे एफएसएच हमारे अंदर स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है? क्या समझ में आ गया? प्लीज गाइस बताइए, समझ में आया क्या? है ना? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा हार्मोन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन कम करता है, कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है। क्लियर है सभी को? ऑल गुड? दम साफ ना? कनक, मुझे आपका डाउट समझ में, वो फैक्टर्स मतलब एबीएच एंड एमिनिबिन से है क्या? थोड़ा सा आप एलोबरेट करो अपने डाउट को। क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां तक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लास्ट पार्ट की, दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ मेल, और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, और इट इज ऑल्सो नोन एज पेनिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या बोलते हैं इसको? मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी बोलते हैं। बोलो भाई क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटिलिया।
जेनिटेलिया भी बोलते हैं। क्लियर? ये है क्या? मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल कनक। चलिए अब इधर देखते हैं इसको। अब ये डायग्राम बहुत शानदार डायग्राम है। आपको ये ऊपर क्या दिख रहा है? यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है क्या? अरे ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है ऊपर। यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर में देखो यूरिन भरा हुआ है। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग में एक पाइप जा रहा है जो सीधा बाहर खुद की साइड खुल रहा है, एक लंबा सा पाइप। उसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। सबसे पहले यूरेथ्रा को किसने कवर किया? प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने, तो बन गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर कवर किया मेम्ब्रेन ने, बन गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और फिर जो पेनिस, जो यूरेथ्रा किससे कवर्ड है? जो यूरेथ्रा किससे कवर्ड है? पेनिस से। उसको क्या नाम दे दिया हमने? पिनाइल यूरेथ्रा। क्लियर? तो यहां तक की बात हम पढ़ चुके थे। अब हमें यहां से यहां तक की बात करनी है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं एक सिंपल डायग्राम आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें जो सबसे काम की चीज है वो है टिश्यू। इसके अंदर मिलते हैं बेटा कौन से टिश्यू? इसके अंदर मिलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। कौन से टिश्यू मिलते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। और इरेक्टाइल टिश्यू का नाम है, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे टोटल दो टाइप के टिश्यू हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये नंबर में कितना होता है? 2। और कॉर्पस स्पोंजियोसम नंबर में कितना है? 1। है ना? अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये पेन दिख रहा है, ये पेन, दिस पेन इज कॉर्पस स्पोंजियोसम। दिस पेन इज कॉर्पस स्पोंजियोसम। नंबर कितना? नंबर कितना? किधर से भी देखो, नंबर कितना? 1। इस पेन के अंदर क्या रन कर रही है? इस पेन के अंदर इसकी रिफिल है कि नहीं? इस पेन के अंदर इसकी रिफिल है कि नहीं? आपके हाथ में जो पेन है उस पेन को आपने पकड़ रखा है, उसके अंदर क्या है? रिफिल। तो ये पेन तो क्या हो गया? इस पेन का जो प्लास्टिक कवर हो गया ये तो हो गया कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसके अंदर जो रिफिल है, दैट रिफिल इज बोलो बोलो, दैट रिफिल इज यूरेथ्रा। दैट रिफिल इज यूरेथ्रा। तो मैं आपसे पूछूं, यूरेथ्रा जो है वो कौन से टिश्यू से कवर है? सी से या सी एस से? क्लियर? अब देखो ध्यान से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, अब सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना? अच्छा रेड पेन से लिखें। लो भाई, लाल रंग कहाँ है तू? ये रहा। इधर देखो, अगर पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो होता है वो पार्ट जो बॉडी के अंदर होता है, जो पार्ट मेल बॉडी के अंदर होता है ना? एक तो वो पार्ट जो मेल बॉडी के अंदर होता है तो उसको तो बोलते हैं रूट। और एक वो पार्ट होता है जो मेल बॉडी के बाहर होता है, उसको बोलते हैं बॉडी। तो जो रूट होता है वो स्वेलअप पार्ट होता है थोड़ा सा, और उसको हम बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। इस बल्ब के दोनों साइड होती हैं कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स, जिनको हम नाम देते हैं कौन सी मसल्स? क्रूरा मसल्स। क्या नाम देते हैं? क्रूरा मसल्स। देख पा रहे होंगे आप, बल्ब के दोनों साइड कौन सी मसल्स हैं? क्रूरा मसल्स। क्लियर? और ये बल्ब में से ही यूरिन पास आउट होते हुए इस यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ये यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई। अब ध्यान से सुनना, ये जो यूरेथ्रा है इसको कौन कवर कर रहा है? इसको चारों तरफ से कौन कवर कर रहा है? बोलो बोलो। इसको कवर कर रहा है सर आपका सी एस। कौन कवर कर रहा है? सी एस। इसको चारों तरफ से। अब आपको यहाँ पे सी एस दो तो नहीं दिख रहे? किसी को सी एस दो तो नहीं दिख रहे? वो मैंने काट दिया ना, इस पेन को बीच में से काटूंगा तो रिफिल के दोनों साइड पेन दिखेगा, वो कटने पर दिख रहा है, अदरवाइज एक ही है। तो ये है आपका कौन? ये है आपका कॉर्पस स्पोंजियोसम सी एस। ये कॉर्पस स्पोंजियोसम जब अंत में टर्मिनल पार्ट पे पहुंचता है तो इस तरीके से स्वेलअप हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाता है? स्वेलअप हो जाता है। और ये जो डिस्टिल पार्ट जो स्वेलअप हो गया, इसी को हमने नाम दिया है ग्लांस पेनिस। क्या नाम दिया है? बोलो बोलो। ग्लांस पेनिस। क्या नाम दिया है? ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस कौन से टिश्यू ने बनाया? सी ने या सी एस ने? सी एस ने। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने बनाया? सी एस ने। सी एस का नंबर 1।
अब सर सीसी क्या है? तो सीसी का नंबर होता है 2। सीसी का नंबर कितना? बोलो, सीसी का नंबर कितना? उसका नंबर है भैया 2। वो कहाँ होगा? मान लो ये तो आपका क्या हो गया, कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसके ऊपर की साइड ऐसे दो टिश्यू रखे हुए हैं, इसके ऊपर की साइड ऐसे दो टिश्यू रखे हुए हैं, एंड दैट टिश्यू इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। उसके नीचे क्या रन कर रहा है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। और उस कॉर्पस स्पोंजियोसम में क्या रन कर रहा है? यूरेथ्रा। तो मैं यहाँ पे नंबर में 2 बना रहा हूं, नंबर में 2 टिश्यू बना रहा हूं, जिनको मैंने नाम दिया सी सी। क्या नाम दिया? सी सी। एंड दैट पार्ट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस के पूरी बॉडी में है क्या? नहीं, वो कहाँ खत्म हो गए? वो ग्लांस पेनिस के बेस पर खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए? ग्लांस पेनिस के बेस पे खत्म हो गए। और ग्लांस पेनिस का वो बेस जहां पर आपका डायग्राम में देखो, जहां पर आपके दोनों सीसी खत्म हो रहे हैं, उसको नाम दे दिया कोरोना ग्लैंडिस। कोई काम की चीज नहीं है, याद करो तो कर लेना। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? तो जो पूरी बॉडी में जो टिश्यू है पेनिस की, दैट इज सी एस, नॉट सीसी। सीसी कहाँ खत्म हो गया? सीसी तो सर ग्लांस पेनिस के जस्ट पहले ही खत्म हो गया। क्लियर है यहां तक? बोलो, क्लियर है ना सभी को? अब देखो, ये जो पूरा पेनिस है, ये जो पूरा पेनिस है, ये जो पूरा पेनिस है, ये कवर रहता है स्किन से। ये कवर रहता है किससे? स्किन से। ये कवर है स्किन से। लेकिन जो ग्लांस पेनिस वाली जो स्किन है, ग्लांस पेनिस वाली जो स्किन है, दैट स्किन इज लूजली अटैच्ड। वो कैसी होती है? लूजली अटैच्ड होती है। और जो लूजली अटैच्ड स्किन है उसको बोलते हैं प्रीप्यूस या फोर स्किन। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस या फोर स्किन। और जो इसका ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज यूरेथ्रल मिएटस। दैट ओपनिंग इज यूरेथ्रल मिएटस। अब एक काम की चीज, इस फोर स्किन के नीचे, इस फोर स्किन के नीचे, इस फोर स्किन के नीचे, यानी कि ग्लांस पेनिस पर, इस फोर स्किन के नीचे यानी कि ग्लांस पेनिस पर कुछ ग्लैंड होती है, जिनको हम नाम देते हैं क्या? कुछ नाम देते हैं क्या? प्रीप्यूटियल ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? प्रीप्यूटियल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? फोर स्किन के नीचे, या गए हैं ग्लांस पेनिस के ऊपर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इस फोर स्किन को सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू हटा दिया जाता है, एंड दैट सर्जिकल प्रोसेस इज नोन एज सरकमसीजन। क्या बोलते हैं उसको? सरकमसीजन। स्ट्रक्चर समझ में आया सभी को? स्ट्रक्चर समझ में आया सभी को? क्लियर? सरकमसीजन बोलते हैं। अब आगे सुनो, पेनिस का काम क्या है? भाई पेनिस का काम है सीमन को फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करना, फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट करना, ताकि ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि हम सीमन में स्पर्म को जितना आगे तक छोड़ के आएंगे, उनके सर्वाइवल के रेट उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमको नेचर ने क्या दिया? पेनिस दिया टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन। और उसके लिए हमारे पास क्या होता है? वन एक्सटर्नल जेनेटिलिया। हाँ, क्रूरा मसल कुछ नहीं बेटा, क्रूरा मसल जो है वो होल्ड करके रखती है इस पूरे पेनिस को। जैसे बेल्ट पहनते हैं कमर में, वैसे एक छोटी सी बेल्ट कमर के अंदर भी है, बॉडी में है, नाम दे दिया क्रूरा मसल्स। क्रूरा मसल जो है जनरली कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। जनरली क्या रहती हैं? कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। लेकिन जब ये पेनिस इरेक्ट होता है, जब ये पेनिस इरेक्ट होता है, जब अपनी साइज बड़ी करता है, तो उस टाइम पर ये क्रूरा मसल रिलैक्स हो जाती है। और स्किन को रिमूव क्यों करते हैं बेटा? बहुत सारे कारण हैं। कई बार यहाँ पे ज्यादा स्टिग्मा का रिलेशन हो जाता है, तो ये चिपक जाती है, या कोई इन्फेक्शन हो, किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें अपने को नहीं जाना है। क्लियर? समझ में आया? अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मैंने नाम दिया था इरेक्टाइल टिश्यू। क्या नाम दिया था? इरेक्टाइल टिश्यू। क्यों नाम दिया था? क्योंकि जो ये आपका सीसी है ना, ये जो सीसी है ना, इस मेनली मेनली इस सीसी में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। मेनली इस इरेक्टाइल टिश्यू में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों को, इनको अपर्चर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं? ब्लड साइनोसॉइड। तो जो मेल है वो कभी भी कोई ऐसी चीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में सोचता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स देखता है, उसको वो करने की कोशिश करता है,
तो उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ब्लड फ्लो बहुत तेजी से करवाता है पेनिस में। और ब्लड फ्लो होने के कारण ये सारे के सारे टिश्यू जो हैं, ये सारे के सारे टिश्यू जो हैं वो ब्लड से भर जाते हैं। ब्लड से भरने के कारण इन इरेक्टाइल टिश्यू की साइज बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पेनिस की साइज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस। और इरेक्शन ऑफ पेनिस के बाद जैसे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करता है, फिर होता है इजाकुलेशन, और इजाकुलेशन होते ही वापस जो इरेक्ट पेनिस है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। समझ में आई बात सबको? समझ में आई बात सबको? इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, 3-4 लाइनें दी हुई है एनसीईआरटी में, बस वो पढ़ लेना। ये सब डिटेल कनेक्ट करने के लिए थी चीजें। भाई यूरेथ्रा कहां से रन किया? सीएस से रन किया। ग्लांस पेनिस किसने बनाया? सीएस ने बनाया। क्लियर है यहां तक सभी को? है ना? अब इसका देखो ट्रांसवर्स सेक्शन अगर मैं काटूं, तो ये मैंने देखे दो बड़े बड़े टिश्यू, इनका नाम सीसी, इसके नीचे एक छोटा टिश्यू सीएस, और सीएस के अंदर क्या रन कर रहा है? यूरेथ्रा। और आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी अच्छे से ब्लड सप्लाई होती है, ताकि जब इरेक्शन हो तो ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से और बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके, जिससे इरेक्शन बहुत अच्छे से हो सके। क्लियर? क्लियर है चीजें? क्लियर है भाई? चलो ये नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये नेक्स्ट स्लाइड क्लियर है सभी को? ये वही है, ये दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम, और कॉर्पस स्पोंजियोसम की तरफ के अंदर क्या रन कर रहा है? यूरेथ्रा रन कर रहा है। इसमें वेन और आर्टरीज की बहुत अच्छी सप्लाईज होती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्लड फिल अच्छे से हो जाता है। अच्छा, इरेक्शन क्यों हुआ था? इरेक्शन क्यों हुआ था? इरेक्शन क्यों हुआ था? इरेक्शन हुआ था ब्लड फिल होने के कारण। और जो ब्लड फिल होने की जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं वस्कुलर प्रोसेस। होती है ना, वस्कुलाइजेशन वहां पे अच्छा है, मतलब ब्लड सप्लाई अच्छी है। तो इरेक्शन इज अ वस्कुलर फिनोमिनन, विच मींस इरेक्शन जो होता है वो ब्लड सप्लाई होने की वजह से होता है। मैंने आपसे बोला था ये हमें कंट्रोल में रखता है कौन? नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रखता है। नर्वस सिस्टम भी सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। एएनएस बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आपकी बॉडी का जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो किसको कंट्रोल करता है? इरेक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर है यहां पर? इस एएनएस के दो पार्ट हैं, पीएसएनएस और एसएनएस। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इरेक्शन को जो कंट्रोल कर रहा है वो है पीएसएनएस, और इजाकुलेशन को जो कंट्रोल कर रहा है वो है एसएनएस। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे डिटेल में, तो वहां पे आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नहीं होगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक होगा तो सिंपैथेटिक नहीं होगा। तो जब इरेक्शन हो रहा होगा तब इजाकुलेशन नहीं होगा, और जैसे इजाकुलेशन हो जाएगा तो इरेक्शन खत्म हो जाएगा। क्या दोनों चीजें समझ में आई? क्या दोनों चीजें समझ में आई? सर आपने ऊपर तो लिखा है एएनएस, नीचे लिखा है एसएनएस। अरे ये एएनएस इस दोनों के ही पार्ट हैं, एएनएस के दोनों पार्ट हैं, पीएसएनएस और एसएनएस। ये जिन्होंने पढ़ लिया है नर्वस सिस्टम 11th क्लास में अच्छे से, उनको पता होगा। बोलो भाई, क्लियर है? बोलो बोलो, ऑल क्लियर गाइस? चलिए चलिए भाई, फिर क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट, पहले का बताइए आंसर। सब लोग बोलेंगे भाई, ऐसे नहीं, कुछ लोग बोलने से काम नहीं चलेगा। 97 बच्चे हैं, पहले का आंसर बताइए। बिल्कुल, क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। दूसरा बताइए, दूसरा। दूसरे का बताइए, दूसरे का बताइए। कोडा मतलब लास्ट पार्ट, टेल पार्ट। तो वास्ट डिफरेंस तो एपिडेमिस के एंड से निकल रही थी, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। थर्ड का बताइए, थर्ड का बताइए। थर्ड 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 थर्ड, बिल्कुल फर्स्ट। चलिए फोर्थ का कौन बताएगा? फोर्थ का कौन बताएगा? फोर्थ का कौन बताएगा? अच्छा, सब बट्स हो रहे तेरी, सब सही जवाब, बिल्कुल।
जर्मिनल एपिथेलियम बोले तो स्पर्मेटोगोनिया किसके बीच में है? सर्टोली सेल के बीच में है। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, सीधे सीधे से क्वेश्चन थे ये तो। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्या मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूं? क्या मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूं? याद करो, सीलोमिक एग, पेरिटोनियल कैविटी, यूट्रस, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सीलोम, है ना, और उसमें फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्फिला, स्टमस, जो भी मैंने बोला था ना, वो डायग्राम यहाँ पे ये रहा। और जो भी मैंने बोला था उसका ये जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है, अगर आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी ये थ्योरी, आपको ट्रेलर नहीं, मैं पूरी पिक्चर दिखा चुका हूँ अभिनव जी, मैं पूरा डिटेल में लिया हूँ इसको। 20 मिनट तक मैंने आपको एनसीईआरटी का डायग्राम डिस्कस किया था, याद करो। एब्डोमिनल ओस्टिया होता है यहाँ पे, फिमरी मूवमेंट करती है, अंदर जाता है ना। आप सब ये सारे के सारे जब पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है रिकॉल हो चुकी होगी। मैंने वो डायग्राम क्यों डिस्कस किया? क्योंकि वो एनसीईआरटी का था तो उसे डिस्कस करना जरूरी था। और वही चीज यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है आपको नोट्स के फॉर्म में। जो भी मेरे शब्द थे वो यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आ चुके हैं। ये सारी की सारी जो चीजें थी, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है, इस समय से उसका कनेक्शन पार्ट है ना। सिलोमिक एग होता है, उसके अलावा शेप के साथ यूट्रस का इन्वर्टेड पीयर शेप्ड है, दोनों मिलके बर्थ कैनाल जो है बनाती हैं, है ना। देखो क्या होता है, सिलोमिक एग, कनक शर्मा, जो आपका ओवेरी है और जो फिम्बरी है, उनके बीच में एक स्पेस है जिसको बोला पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी में क्या रिलीज हुआ? एग। इस कैविटी में रिलीज होने के कारण इसको क्या बोला है? सिलोमिक एग। क्लियर है भाई? मैं सब बता चुका हूं डिटेल में। ये इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, नॉन ग्लैंडुलर होती है। क्या होता है यहाँ पे? कैपेसिटेशन होता है स्पर्म का, है ना, कैपेसिटेशन होता है स्पर्म का। क्लियर है सभी को? बोलो, है ना। चलिए, अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज हिस्टोलॉजी। दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसकी है भाई? हिस्टोलॉजी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किसकी पढ़ी थी? किसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी थी? सेमिनिफेरस टिब्यूल की। अब हमें पढ़नी है यूट्रस की और फैलोपियन ट्यूब की। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं? टिश्यू की। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है खास बेटा, ऐसा कोई काम नहीं है। इधर देखो, टिश्यू की स्टडी। किस किस की स्टडी करनी है मुझे? कि सर एक तो आप स्टडी करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, इसका एक नाम और क्या था? बोले ओविडक्ट था। और एक हम किसकी स्टडी करेंगे? यूट्रस की। कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। जब मैंने इन दोनों को कट किया तो मैंने देखा इन दोनों में ही तीन तीन लेयर मिल रही है। एक तो मिल रही है आउटर लेयर, एक तो क्या मिल रही है? आउटर लेयर। दूसरी मिल रही है मुझे मिडिल लेयर। कौन सी लेयर? मिडिल लेयर। और जो तीसरी मिल रही है मुझे, वो मिल रही है कौन सी? इनर मोस्ट लेयर। कौन सी मिल रही है? इनर मोस्ट लेयर। क्लियर? अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं कि आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। आउटर लेयर फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में। मिडिल लेयर फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में। इनर मोस्ट लेयर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस में। क्या है, कैसे है, समझिए। तो जो आउटर लेयर है वो, उसको हम यहाँ पे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। क्या नाम देते हैं? विसरल पेरिटोनियम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? विसरल पेरिटोनियम। और जो विसरल पेरिटोनियम है फेलोपियन ट्यूब में, उसका नाम हो जाता है सिरोसा। क्या हो जाता है? कौन सा रोसा? सिरोसा। और यही आउटर लेयर जब यूट्रस में पहुंचती है तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या? पेरीमेट्रियम। क्या बोल देते हैं? याद करो, पेरीमेट्रियम। याद है सभी को? अब हम बात करते हैं मिडिल लेयर की। जो मिडिल लेयर है वो किसकी बनी हुई है? याद करो, वो किसकी बनी हुई है? मस्कुलर है। वो कैसी है? मस्कुलर है। याद है सभी को? तो ये मिडिल लेयर जब फेलोपियन ट्यूब में होती है तो बहुत ज्यादा थिन होती है। बहुत ज्यादा कैसी होती है? थिन होती है। और ये जो मसल होती हैं ये कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स, यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं है। ये मिडिल लेयर बनी है फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों की, किसकी? मसल्स की। लेकिन ये मसल की लेयर फेलोपियन ट्यूब में तो कैसी है? थिन है। लेकिन वहीं मैं बात करूं यूट्रस में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम जो यूट्रस में है वो बहुत ज्यादा कैसी है? अरे कैसी है? थिक है, बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी है अगर हम फेलोपियन ट्यूब से कंपेयर करें। तो इसमें जो आउटर, इसमें भी दो लेयर है, एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर है दैट इज एलएमएल,
और जो इनर लेयर है दैट इज CML। LML CML का मतलब पता है किसी को? अरे दोनों मसल की लेयर ही हैं। एक में मसल्स ऐसे खड़ी हुई लगी हुई हैं, लॉन्जिट्यूडनल लगी हुई हैं, और एक में मसल ऐसे गोल गोल लगी हुई हैं। तो जो आउटर मसल है उसमें मसल्स कैसी हैं? खड़ी हैं। और जो इनर है उसमें कैसी हैं? सर्कुलर हैं। तो इसको बोल दिया लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर और इसको बोल दिया CML। दोनों को मिला के क्या नाम देंगे? मायोमेट्रियम। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? मिडिल लेयर इज द मस्कुलर एंड नोन एज मायोमेट्रियम विच इज वेरी थिक। बोलो क्लियर? मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस इज मायोमेट्रियम विच इज वेरी थिक एंड मेड अप ऑफ मसल्स। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब चलते हैं इनर मोस्ट लेयर पर। इनर मोस्ट लेयर जो है वो बनी हुई है म्यूकोसा की। किसकी बनी हुई है? म्यूकोसा की। और फेलोपियन ट्यूब में ये म्यूकोसा होती है सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम के फॉर्म में। जिसका टिश्यू पड़ चुका है उसको ये टर्म नया नहीं लग रहा होगा। किसी को नया लग रहा है, किसी को नया लग रहा है तो वो जब टिश्यू पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम कहाँ है? फेलोपियन ट्यूब में। और इस एपिथेलियम में लगे होते हैं यहाँ पे क्या? सीलिया। क्या लगे होते हैं? सीलिया। जो सीलिया जायगोट को मूव करते हैं, किधर की साइड मूव करते हैं? टुवार्ड्स द यूटेरस। टुवार्ड्स द यूट्रस मूव करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे होती हैं कुछ सिक्रेटरी सेल्स। क्या होती हैं यहाँ पे? कुछ सिक्रेटरी सेल्स जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है फॉर द सेकेंडरी oocyte और ओवम एंड फॉर द जायगोट। जब तक फेलोपियन ट्यूब में जायगोट है तब तक भी तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। कौन देगा? ये सिक्रेटरी सेल देंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो मैंने बंद कर दिया एक बॉक्स में, और वो है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है उसका? एंडोमेट्रियम। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो एंडोमेट्रियम विच इज मेड अप ऑफ म्यूकोसा प्रेजेंट इन यूट्रस। कहाँ है? यूट्रस में। ये जो एंडोमेट्रियम है ये यहाँ पर यूट्रस में बनी होती है ग्लैंडुलर। कैसी होती है? ग्लैंडुलर। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई? ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये जो ग्लैंडुलर है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड है कहाँ पे प्रेजेंट है? यूट्रस में। तो उन ग्लैंड का नाम हम क्या दे देंगे? अरे क्या नाम दे देंगे? यूटेराइन ग्लैंड। क्या नाम दे देंगे? यूटेराइन ग्लैंड। किसमें प्रेजेंट है? यूट्रस में। क्लियर है यहां तक सभी को? बोलो भाई क्लियर है सभी को? तो यूटेराइन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? एंडोमेट्रियम में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताओ, ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या अपन एग लेइंग करते हैं या अपन विविपेरस हैं, ओविपेरस हैं? LML मतलब लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर और CML मतलब सर्कुलर मसल लेयर। अरे आर वी ओविपेरस और विविपेरस? वी आर विविपेरस। हम एग ले नहीं करते क्योंकि हमारे एग में योक नहीं होता। जब एग में योक नहीं होता तो हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन कौन देगा? हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन कौन देगा? अरे हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन देगा प्लेसेंटा। कौन देगा? प्लेसेंटा। अरे प्लेसेंटा तो कब बनेगा? प्लेसेंटा तो कब बनेगा? आफ्टर 3 to 4 month ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस 3 महीने तक उस बच्चे को क्या न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? क्या चाहिए? कौन प्रोवाइड करेगा? ये यूट्राइन ग्लैंड प्रोवाइड करेगी। कौन प्रोवाइड करेगा? यूट्राइन ग्लैंड प्रोवाइड करेगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ऑल क्लियर गाइस? कॉर्पस ल्यूटियम नहीं? अंशिका आगे मत बढ़िए, मेरे साथ चलिए। आपके डाउट बहुत ज्यादा, कंसेप्ट बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का कोई यहाँ पे सच योगदान नहीं है। हम एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आगे ना भागे, मेरे साथ चले, है ना? क्लियर है आप सबको? सौम्य इनर मेम्ब्रेन में कुछ नहीं है बेटा। फेलोपियन ट्यूब में इनर मेम्ब्रेन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज मेड अप ऑफ सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, जिसमें 2 तरह की सेल हैं। एक तो सीलिया है जो मूवमेंट में हेल्प करेंगी, दूसरा है सिक्रेटरी सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है यहां तक सभी को? अब एंडोमेट्रियम की भी बेटा 2 लेयर है। एंडोमेट्रियम की भी 2 लेयर है। एक तो है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वापस आऊंगा मैं इस पर, और दूसरी है स्ट्रेटम बेसिलस। दूसरी है स्ट्रेटम बेसिलस। ये क्या है क्या नहीं वापस आएगा। क्लियर? नहीं तुषार, यूट्राइन ग्लैंड प्लेसेंटा नहीं बना था। कहां पढ़ लिया आपने? यूट्राइन ग्लैंड प्लेसेंटा नहीं बना था। प्लेसेंटा तो अलग चीज है ना। अरे LML मतलब लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर और CML मतलब सर्कुलर मसल लेयर। चलिए इधर देखिए, एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर है? एंडोमेट्रियम की भी कितनी लेयर है? 2, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलस। मुझे ये बताओ
कैविटी की साइड, अंदर की साइड कौन सी है, एस एफ या एस बी, एस एफ या एस बी? नाम से क्या लग रहा है, कौन फंक्शन करेगा, फंक्शन एलिस करेगी ना। देखो, पेरीमेट्रियम, फिर कौन सी आ गई, मायोमेट्रियम, और फिर सबसे अंदर कौन सी आ गई, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की भी दो लेयर, स्टेटम बेसिलस और स्टेटम फंक्शनलिस। तो जो कैविटी की साइड है वो कौन सी हुई, फंक्शनलिस। मायोमेट्रियम की साइड कौन सी हुई, स्टेटम बेसिलस। फंक्शनलिस क्या होता है, ये फंक्शनलिस है और ये बेसिलस है। तो ये फंक्शनलिस बनती है, टूट जाती है, बनती है, टूट जाती है। इसको कौन बना रहा है, बेसिलस बना रहा है। कौन बना रहा है, बेसिलस बना रहा है। क्लियर, डिटेल में पढ़ेंगे आगे सारी चीजें। अभी बस एक आउटलाइन क्लियर होनी चाहिए कि एंडोमेट्रियम क्या है, मायोमेट्रियम क्या है। क्लियर है सभी को? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको देखेगा कि यार फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस तो लगभग लगभग एक जैसे हैं, दोनों में समान समान सी चीजें मिल रही हैं। अरे है कि नहीं, है ना? तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें सेम है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सुना है क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा, कि जो इम्प्लांटेशन है जायगोट, जायगोट जब बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद उसको कहाँ इम्प्लांट होना है, कहाँ इम्प्लांट होना है उसको, एंडोमेट्रियम में जाकर। कहाँ होना है, एंडोमेट्रियम में जाकर। और अगर वो जायगोट एंडोमेट्रियम के अलावा, यूट्रस के अलावा और कहीं इम्प्लांट हो गया, किसी भी जगह इम्प्लांट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और वो सक्सेसफुल नहीं होती है, बच्चा मर जाता है, उसको निकालना पड़ता है। क्लियर है? ऐसा क्यों हो जाता है, कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो क्या हो सकता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके जो सीलिया हैं वो काम ना कर रहे हो, काम ना कर रहे हो, है ना? तो काम नहीं करेंगे तो उस जायगोट को यूट्रस तक कौन पहुंचाएगा, उसके तो हाथ पैर नहीं है ना, सीलिया ही पहुंचाएगा। अब सीलिया तो काम करना बंद कर दिए, है कि नहीं? तो कई कारण हो सकते हैं। तो जनरली यूट्रस के अलावा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो जनरली कहाँ देखने को मिलती है, इस फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है। क्लियर है? ऑल राइट गाइज, चलिए भाई, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ वल्वा, और इट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जिस तरह की से हमने अभी पेनिस की स्टडी करी थी, दैट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल। 50% प्रियंका। चलिए अब हम बात करते हैं वल्वा की, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑफ फीमेल। अब इसकी बात करते हैं अपन, तो इसकी स्टार्टिंग होती है इस अपर पार्ट से। इस अपर पार्ट की बात करें तो ये बना होता है फैटी टिश्यूज का। किसका बना है, फैटी टिश्यूज का। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है फैटी टिश्यूज का, और इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं इसको, मॉन्स प्यूबिस। इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर एडल्ट फीमेल में आपको क्या देखने को मिलते हैं, प्यूबिक हेयर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब आते हैं नीचे की साइड, तो जिसमें आप जब बाहर की साइड देखोगे तो आपको दो मोटे से बड़े फोल्ड दिखाई देंगे, आउटर मोस्ट साइड जो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। बड़े हैं इसलिए बोल दिया लेबिया मेजोरा। लिप लाइक स्ट्रक्चर इसलिए नाम आया है लेबिया। तो यहाँ पे ये किसके बने होते हैं, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। किसके बने होते हैं, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। अच्छा, आप में से किसने इवोल्यूशन पढ़ा है क्या? है ना? तो आपने जब इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने दो तरह के ऑर्गन पढ़े होंगे, होमोलोगस और एनालोगस, है ना? कोई बात नहीं, वापस पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको सिर्फ याद रखना है ना, मैं सिर्फ एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। तो जो लेबिया मेजोरा है, अगर मैं इसका कंपैरिजन मेल से करूं, बिल्कुल सौम्या, अगर मैं इसका कंपैरिजन मेल से करूं तो ये किसके होमोलोगस माना गया है, होमोलोगस किसके माना गया है, स्क्रोटम के। तो लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस हो गया भाई, स्क्रोटम के होमोलोगस हो गया। क्लियर? अब उसके अंदर चलते हैं, तो आपको दो पतले पतले लेयर दिख रहे हैं, दो पतले पतले लेयर दिख रहे हैं, ये वाले जो लेयर दिख रहे हैं अंदर की साइड, दैट इज ऑल्सो लेबिया, यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर, और वो है स्ट्रक्चर में साइज में छोटे, तो नाम दे दिया लेबिया माइनोरा। क्या नाम दे दिया, लेबिया माइनोरा। और ये लेबिया माइनोरा जब एंटीरियर साइड पर आपस में मिलते हैं, ऊपर की साइड जब आपस में मिलते हैं,
तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस किसका बना है? ये क्लाइटोरिस बना है किसका? जिससे पेनिस बना है, इरेक्टाइल टिश्यूज का बना हुआ है। क्लाइटोरिस किसका बना हुआ है? इरेक्टाइल टिश्यूज का बना हुआ है। इसलिए किसके होमोलोगस हो गया? इसके लिए किसके लिए होमोलोगस हो गया? पेनिस के होमोलोगस हो गया। क्लियर? किसके होमोलोगस हो गया? पेनिस के होमोलोगस हो गया। और इस क्लाइटोरिस की जो स्किन है उसको क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस, क्योंकि पेनिस की स्किन को भी क्या बोल रहे थे? प्रीप्यूस बोल रहे थे। ये लेबिया माइनोरा ऊपर की साइड गए तो बनाया क्लाइटोरिस, और जब नीचे की साइड आ जाते हैं, नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे एक स्किन का फोल्ड बनाते हैं, स्किन इकट्ठी हो जाती है नीचे की साइड, उसको नाम देते हैं फोरचेट या फोल्ड ऑफ स्किन। क्या नाम देते हैं? फोरचेट या फोल्ड ऑफ स्किन। किसके किसके जंक्शन से बने? इसके इकट्ठा होने से बने, ये बने लेबिया माइनोरा के इकट्ठा होने से। क्लियर है सभी को? डोर्सल साइड पर जो ओपनिंग मिलती है वो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग, वो होता है एनस। और फोरचेट और एनस के बीच में जो रीजन है, दैट रीजन इज पेरिनियल रीजन, दैट रीजन इज पेरिनियल रीजन। पेरिनियल रीजन क्यों बोला सर? क्योंकि कई जानवरों में इस वाले एरिया में मिलती है पेरिनियम ग्लैंड। क्या मिलती है? पेरिनियम ग्लैंड। अपने अंदर नहीं है, लेकिन बस वहां पे पेरिनियल ग्लैंड थी, तो साइंटिस्ट को कोई नाम नहीं मिला तो क्या नाम दे दिया? पेरिनियल रीजन। काम की चीज नहीं है। अब हम और अंदर चले, जब हम और अंदर चले तो हमें लेबिया माइनोरा के अंदर, देखना ध्यान से, लेबिया माइनोरा के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर मिली। लेबिया माइनोरा के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर मिली, जिसको मैंने नाम दिया वेस्टिब्यूल। क्या नाम दिया? वेस्टिब्यूल। बोलो भाई, क्या नाम दिया? वेस्टिब्यूल। इस तरह की स्ट्रक्चर मिली मुझे लेबिया माइनोरा के अंदर। डायग्राम में मैं शो करूं तो देखो, मैंने एक रेड कलर से कवरिंग बनाई है, रेड कलर से एक बॉर्डर बना दिया, दैट इज वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग है। इस वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग है? दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग तो है ऊपर की साइड जो बहुत छोटी है, और एक ओपनिंग है नीचे की साइड जो कंपैरेटिवली बड़ी है, जो कंपैरेटिवली बड़ी है। तो जो ऊपर वाली ओपनिंग है, तो ये ऊपर वाली जो ओपनिंग है ये तो होती है यूरिनल ओपनिंग, या होते हैं हम इसको क्या कह सकते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं नीचे की ओपनिंग की बात करूं तो ये है वेजाइनल ओपनिंग। क्या है ये? वेजाइनल ओपनिंग, जो है नीचे की साइड। और इस वेजाइनल ओपनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी की लाइन आ रही है, ये वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो पार्शली, पार्शली नॉट कंप्लीटली, पार्शली कवर्ड होती है किससे? हाइमन से। पार्शली कवर्ड होती है किससे? हाइमन से। हाइमन यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो पार्शली कवर कर रही है किसको? पार्शली कवर कर रही है किसको? बोलो, किसको कवर कर रही है? वेजाइनल ओपनिंग को। अब इस हाइमन के बारे में बहुत कुछ चीजें हैं, वो सुनिए। कई समाज में, कई जगह इस हाइमन को, जो कि प्रेजेंट है एज अ पार्शियल कवरिंग ऑफ वेजाइनल ओरिफिस, इसको मान लिया जाता है, इसको क्या मान लिया जाता है? कि ये साइन है किसका? वर्जिनिटी का। किसका साइन है? वर्जिनिटी का। लेकिन साइंस ऐसा कहती है कि ऐसा नहीं है भैया। वो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई हाइमन है तो वो वर्जिन है, और हाइमन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्जिन सर? जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस हो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस ना हो। अगर किसी को ना नहीं है तो वो वर्जिन है, और है तो वो वर्जिन नहीं है। अब आगे बात करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई अगर किसी फीमेल में हाइमन है तो मतलब वो वर्जिन है, और किसी फीमेल में हाइमन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है। लेकिन साइंस ये कहती है कि भाई ये बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, वो छोटी सी मेम्ब्रेन है, ये तो बहुत आसानी से टूट जाती है। जब फीमेल साइकिलिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, जिम्नास्टिक करती है, कोई ऐसा जो कोई भी स्पोर्ट खेलती है ना, साइकिलिंग करने पर, तो भी ये क्या होती है? ये ब्रेक हो सकती है। या जो टेम्पोन आता है, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, सैनिटरी पैड्स आते हैं फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड, उसी तरीके से एक सैनिटरी जो है ब्लड के लिए आता है टेम्पोन। तो उस टेम्पोन को यहाँ पर यूज करने से भी ये मेम्ब्रेन क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है। तो साइंस ये कहती है कि भाई इसके ब्रेक होने के कई कारण हैं, तो आप इसको ट्रू इंडिकेटर ना माने वर्जिनिटी का। क्योंकि साइंस ये भी कहती है कि जो फीमेल शादीशुदा है, जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें भी हाइमन देखी गई है, और एक ऐसी लड़की जो अनमेरिड है, जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें भी हाइमन मिसिंग है। तो आप इस हाइमन को किसी भी तरीके से
द ट्रू इंडिकेटर और रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते किसका, वर्जिनिटी का। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है भाई सभी को? ये एनसीईआरटी की लाइनें थी जो मैंने आपसे बोली। अब आप याद करो, अब याद करो, आप वेजाइनल ओपनिंग के पास में कुछ ग्लैंड ओपन होती थी, याद है बार्थोलिन ग्लैंड, याद है बार्थोलिन ग्लैंड? क्या वो बार्थोलिन ग्लैंड वेजाइना में थी? नहीं सर, वो तो वेजाइना के बाहर थी, लेकिन उनकी जो ओपनिंग थी, उनकी ओपनिंग कहाँ हो रही थी, वेजाइना में। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग है बेटा, ये बार्थोलिन ग्लैंड की क्या है, ओपनिंग है। और इसको किसके होमोलोगस माना गया है, इसको किसके होमोलोगस माना गया है, काउपर ग्लैंड के। किसके होमोलोगस माना गया है, काउपर ग्लैंड के। क्लियर? उसी प्रकार कुछ ग्लैंड जो हैं इस यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ भी मिलती हैं, येलो कलर में देख पा रहे होंगे, दैट इज पेरा यूरेथ्रल, यानी कि यूरेथ्रल के आसपास है, इसलिए क्या नाम दे दिया, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किनी। स्किनी इज अ साइंटिस्ट नेम, और ये किसके होमोलोगस मानी गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड के। तो इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में, एक तो आपको हाइमन के बारे में चीजें याद होनी चाहिए, दूसरा आपको यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन जो है वो याद होने चाहिए, एक ये जो आपका क्लाइटोरिस है ये किसके होमोलोगस है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें एक तो मेन क्वेश्चन आते हैं होमोलोगस से और एक हाइमन से। क्लियर है? और एनसीईआरटी में चारों पांचों के नाम दिए हुए हैं, चारों पांचों के बारे में दो दो चीजें दी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है भाई सभी को? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। कंचन में आगे जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा होमोलोगस क्या होता है क्या नहीं। अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, बहुत लंबा और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तो अभी आप प्लीज याद कर लीजिए। चलिए, ये जो जितनी भी बातें मैंने बोली, जितनी भी मैंने बातें बोली है आपको, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ये वेस्टिब्यूल के बारे में। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा ये बताइए, तानिया जी अगर आपको पसंद आएंगे तो पढ़ा देंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए इधर देखिए, क्या मेल में सीमन और यूरिन की पाथवे एक है कि अलग है? एक है। लेकिन क्या फीमेल में सेम है कि अलग है? फीमेल में अलग है, मेल में सेम है ना? ये वेस्टिब्यूल याद है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग थी और ये वेजाइनल ओपनिंग थी। तो फीमेल में दोनों पाथवे डिफरेंट होते हैं, लेकिन ओपन एक ही एरिया में हो रहे हैं। ओपन क्या हो रहे हैं? एक ही एरिया में हो रहे हैं, एंड दैट इज वेजाइनल वेस्टिब्यूल, जिसको हमने क्या बोला, वेजाइनल वेस्टिब्यूल में दोनों सेपरेटली ओपन हो रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया यूरिनोजेनाइटल साइनस। साइनस मतलब स्पेस, साइनस मतलब स्पेस, ऐसा स्पेस जहां पर यूरिन की और वेजाइना की दोनों की ओपनिंग खुलती हो। क्लियर? हाइमन इज द प्रेजेंस नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, और ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट। सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको। क्लियर है? अब ये डायग्राम देखिए, वेस्टिब्यूल मतलब स्पेस, प्राची, वेस्टिब्यूल मतलब स्पेस। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहाँ का है, माई बाप से आया हुआ डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले तो साइड बता दो, ये सर्विक्स वाली जो साइड है डोर्सल या वेंट्रल? सर ये डोर्सल है, रीढ़ की हड्डी नहीं दिख रही क्या? और सामने वाली कौन सी है, वेंट्रल। और जहां से अपन देख रहे हैं वो है लेटरल व्यू। वो कौन सा व्यू है, लेटरल व्यू है। तो ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग हो गई, ये एनस हो गया। क्लियर? ये है आपका यूट्रस। क्या है ये, यूट्रस। तो यूट्रस किस में ओपन होता है, याद करो, यूट्रस किस में ओपन होगा? अरे भाई सर्विक्स में होगा कि नहीं होगा, सर्विक्स में होगा कि नहीं होगा। फिर सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल किस में ओपन होगी, सर्वाइकल कैनाल किस में ओपन होगी, वेजाइना में। किस में ओपन होगी, वेजाइना में। और वेजाइना की जो ओपनिंग है, वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस बोलेंगे कि नहीं? वेजाइनल ओरिफिस के ऊपर किसकी ओपनिंग थी, याद करो किसकी ओपनिंग थी, यूरेथ्रल ओपनिंग थी कि नहीं थी? ये यूरेथ्रल ओपनिंग आ गई, और यूरेथ्रल ओपनिंग जाहिर सी बात है अंदर किससे जुड़ी हुई होगी, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होगी। यहाँ पर दोनों बोन को जोड़ने वाला ज्वाइंट कौन सा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। दोनों जो प्यूबिक बोन्स हैं उनको जोड़ने वाला ज्वाइंट कौन सा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है। क्लियर है सभी को? और याद करो, याद करो, याद करो ये स्ट्रक्चर, ये वेजाइनल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, और इसके ऊपर यहाँ पे कौन था, जहां पर दोनों लेबिया माइनोरा मिल रहे थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्लाइटोरिस। तो इन दोनों के ऊपर ये क्या आ गया, क्लाइटोरिस आ गया। और लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कवर करते हैं आपके पूरे वल्वा को। क्या ये डायग्राम क्लियर है?
चाहे यहाँ पर कुछ नाम मिसप्लेस हो जाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। हमें पाथवे याद होना चाहिए, पाथवे याद होना है तो फिर तो हम सब बता देंगे। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता अलग है क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, फीमेल की। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, एक जॉइंट का नेम है। किसका नाम है, जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट, जॉइंट जो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप, है ना, सूचर्स होते हैं यहाँ पे स्कल में। उसी तरीके से पेल्विक ग्रेडल में जो आपस में जॉइंट होते हैं, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ लो। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया प्यूबिक सिम्फाइसिस भी? चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल मेमोरी ग्लैंड की। फीमेल मेमोरी ग्लैंड को हम बोलते हैं ब्रेस्ट। इसके लिए एक लाइन लिखी थी मैंने शुरू में, पहले ही दिन मैंने एक लाइन लिखी थी इसमें। इट्स नॉट एसएसओ, इट्स एसएससी। अरे हाँ या ना, इट्स नॉट एसएसओ, इट्स एसएससी, है कि नहीं? चलिए समझ में आया सभी को यहां तक? अब ध्यान से सुनिए, ये एसएससी है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो जो फीमेल मेमोरी ग्लैंड है, इसका एक ट्रांसफर सेक्शन काटा है। इसकी जो पोजीशन होती है वो लोकेशन कहाँ होती है, चेस्ट पर। कहाँ होती है, चेस्ट पर, वेंट्रल साइड चेस्ट पर होती है। और जो चेस्ट के अंदर जो होगा वो कौन होगा, रिब्स होंगी कि नहीं होंगी? रिब्स याद करो, यहाँ पर तो रिब्स लगी हुई हैं। तो जब मैं बीच में से काटूंगा तो आपको ये जो गोला गोला दिख रहा है ये कौन है, ये जो गोला गोला दिख रहा है ये कौन है, रिब्स है। और याद करो 11th क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो रिब्स के बीच का स्पेस, दो रिब्स के बीच का स्पेस कहलाता है क्या, इंटरकोस्टल स्पेस। याद आया किसी को, इंटरकोस्टल स्पेस। तो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है इंटरकोस्टल स्पेस, और इस इंटरकोस्टल स्पेस में होती हैं कुछ मसल्स। इस इंटरकोस्टल स्पेस में होती हैं कुछ मसल्स जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, EICM, IICM, है ना? क्लियर है? वो मैंने यहाँ पे बता दी, डिटेल में नहीं जाना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक मोटी सी लेयर दिख रही होगी, यहाँ पर एक मोटी सी लेयर दिख रही होगी मसल्स की, और उसका नाम देखो क्या दिया हुआ है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। क्या नाम दिया हुआ है, पेक्टोरेलिस मेजर। अरे जो लोग जिम जाते हैं बोलते हैं आज मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेस्ट एक्सरसाइज? अरे भैया वो चेस्ट की कौन सी मसल्स को टारगेट कर रहा है, इस पेक्टोरेलिस मेजर को टारगेट कर रहा है। तो जो ब्रेस्ट हैं वो कौन सी मसल ने होल्ड कर रखे हैं, इस पेक्टोरेलिस मेजर ने होल्ड करे हुए हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा, यहाँ से हमारा शुरू होगा कौन, ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैंने अगर ये सिंपल डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं, ये सिंपल डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं एक ब्रेस्ट की, तो इस तरीके से होता है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो तो स्किन से कवर होगी। अरे स्किन से कवर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। अब अगर मैं ब्रेस्ट के अंदर चलूं, अगर मैं ब्रेस्ट के अंदर चलूं तो यहाँ पे मुझे दो चीजें मिलती है। एक तो फैट का डिपोजिशन मिलता है। कौन मिलता है, फैट का डिपोजिशन। और दूसरा यहाँ पे हमें मिलता है ग्लैंडुलर टिश्यू। कौन मिलता है भाई, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो हर फीमेल में जो ब्रेस्ट की साइज है वो वेरी करती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो फैट का डिपोजिशन है वो अलग होता है। जितना ज्यादा फैट डिपोजिट होगा ब्रेस्ट की साइज उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये जेनेटिक्स पर, हार्मोन पर, सब पर डिपेंड करता है। अब हमें जो बात करनी है वो दूसरी किसकी करनी है, ग्लैंडुलर पार्ट की। किसकी बात करनी है भाई, ग्लैंडुलर पार्ट की। तो जो ये ग्लैंडुलर पार्ट है जो आपको यहाँ दिख रहा है, जो ग्लैंडुलर पार्ट आपको दिख रहा है, दिस ग्लैंडुलर पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे काम की चीज है। तो जो मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट है, जो मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट है वो डिवाइड होता है इस तरीके से बड़ी बड़ी लोब में। किसमें डिवाइड होता है, इस तरीके से बड़ी बड़ी लोब में। और वो उस लोब को क्या बोला जाता है, बोलो बोलो, मेमोरी लोब। क्या बोलते हैं हम, मेमोरी लोब बोलते हैं। और मेमोरी लोब का जो नंबर होता है वो होता है 15 to 20 पर ब्रेस्ट। हर एक ब्रेस्ट में कितनी मेमोरी लोब होती है, 15 से 20 होती है। अब मैं एक लोब का स्ट्रक्चर समझा देता हूं, बाकी का बिल्कुल वैसा ही होगा। अब चलते हैं इस लोब के अंदर। तो इस लोब के अंदर मिलती है इस तरह की सेक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह की सेक लाइक स्ट्रक्चर मिलती हैं। और उन सेक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वुलाई। क्या बोला जाता है भाई, ये क्या है आपकी, एल्वुलाई। एल्वुलाई नाम सुना है? इस एल्वुलाई में सिक्रेशन होगा किसका, इस एल्वुलाई में ही सिंथेसिस होगा किसका,
मिल्क का। अरे किसका सिंथेसिस होगा? मिल्क का। तो ऐसी कितनी मेमोरी लोब है? 15 से 20 मेमोरी लोब है। हर मेमोरी लोब में आपको बहुत सारी क्या मिल रही है? अरे बहुत सारी क्या मिल रही है? मेमोरी एल्वुलाई। क्या मिल रही? अरे समझ में तो आ रहा है ना? मेमोरी एल्वुलाई। अब जितनी भी मेमोरी एल्वुलाई हैं, इनसे छोटी छोटी डक्टराइज होती हैं। इनसे ये छोटी छोटी डक्टराइज होती हैं। इनसे ये छोटी छोटी डक्टराइज होती हैं। इनसे ये छोटी छोटी डक्टराइज होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी डक्ट अराइज हुई, ये किसकी डक्ट है? मेमोरी ग्लैंड की। तो इनको हम क्या नाम दे देंगे? इनको हम नाम दे देंगे मेमोरी टिब्यूल। क्या नाम दे देंगे? मेमोरी टिब्यूल नाम दे देंगे। फिर ये मेमोरी टिब्यूल जो है एक साइड कंबाइंड हो जाती है। हर लोब की जो मेमोरी टिब्यूल है वो एक साइड कंबाइंड हो जाती है। इस तरीके से क्या हो गई? कंबाइन हो गई। इस तरीके से इसकी भी क्या हो गई? कंबाइन हो गई। जब कंबाइन हो गई तो एक कॉमन डक्ट बनी। और ये जो कॉमन डक्ट बनी, ये जो कॉमन डक्ट बनी, इसको नाम दिया हमने मेमोरी डक्ट। क्या नाम दिया भाई? मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट आगे कंटिन्यू हुई। ये मेमोरी डक्ट हर लोब से आई, आगे कंटिन्यू हुई। और जब कंटिन्यू हुई आगे, तो ये आगे जाके थोड़ा सा फूल गया। अरे जब फूला फूला, कौन फूला? फूला फूला कौन फूला? एम्पुला। क्या फूला? एम्पुला। एम्पुला किसके अंदर फूला? मेमोरी के अंदर। तो नाम दे दिया मेमोरी एम्पुला। क्या नाम दे दिया? मेमोरी एम्पुला। और ये मेमोरी एम्पुला, ये मेमोरी एम्पुला एक बहुत ही छोटी ट्यूब के फॉर्म में, बहुत ही छोटी ट्यूब के फॉर्म में कहाँ खुल गया? ब्रेस्ट के बाहर की साइड खुल गया। कहाँ खुल गया? ब्रेस्ट के बाहर की साइड खुल गया। तो ये जो छोटी सी डक्ट है, ये डक्ट है लेक्टिफेरस डक्ट। कौन सी डक्ट है? लेक्टिफेरस डक्ट। और इस निप्पल पर ऐसी छोटी 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 लेक्टिफेरस डक्ट आके खुलती हैं और यहाँ पर छोटी छोटी ओपनिंग बनाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? निप्पल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई? निप्पल नाम देते हैं। और इस निप्पल के चारों तरफ स्किन का पिगमेंटेशन हो जाता है। इस निप्पल के चारों तरफ स्किन का पिगमेंटेशन हो जाता है फॉर द अट्रैक्शन। और इसी को हम क्या नाम देते हैं? एरियोला। क्या नाम देते हैं? एरियोला। क्या आप मुझे मिल्क सिंथेसिस की साइड बता सकते हैं? अरे सर एल्वुलाई। एल्वुलाई के बाद दूध कहाँ आएगा? एल्वुलाई के बाद मिल्क कहाँ आएगा? बोलो। एल्वुलाई के बाद मिल्क आएगा मेमोरी टिब्यूल में। मेमोरी टिब्यूल के बाद कहाँ आएगा? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट के बाद कहाँ आएगा? मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला के बाद कहाँ आएगा? लेक्टिफेरस डक्ट में। और उसके बाद निप्पल के थ्रू वो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथवे ऑफ मिल्क पूछा जाता है। पाथवे ऑफ मिल्क क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो भाई आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों को याद होना चाहिए। जो इधर ये नाम लिखे हैं ना, इधर ये नाम बिल्कुल सीक्वेंस के फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। इधर ये नाम सीक्वेंस के फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? इंटरनली इंटरनली यहाँ पे दो लिगामेंट होते हैं, जिनको हम कूपर साइंटिस्ट के नाम पे बोल देते हैं कूपर लिगामेंट। क्या बोल देते हैं? कूपर लिगामेंट, जो सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जितनी भी डक्ट है एल्वुलाई से लेकर लेक्टिफेरस डक्ट तक, है ना? तो यहाँ पे इसके चारों तरफ ये मैं लाल लाल कुछ बना रहा हूँ। क्या आपको दिख रहा है? ये लाल लाल कुछ बना रहा हूँ मैं पूरे चारों तरफ। ये लाल लाल में कुछ बना रहा हूँ, छोटी छोटी से छोटे छोटे से छोटे छोटे से सब जगह मैंने बना दी। दिख रहा है आपको? तो ये जो मैंने लाल लाल जो इसके चारों तरफ जो सेल्स बनाई है ना, इन सेल का नाम है मायो एपिथेलियल सेल। कौन सा सेल? बोलो बोलो। मायो एपिथेलियल। मायो वर्ड मतलब क्या है? अरे मायो वर्ड मतलब क्या है? मसल्स। ध्यान से सुनना। दूध कहाँ बन गया? दूध बन गया सर इन एल्वुलाई में, और यहाँ भरा हुआ है। यहाँ एल्वुलाई में भरा हुआ है दूध। अब इस एल्वुलाई से दूध को बाहर लाना है ना, तो जैसे बेबी निप्पल को सक करेगा, माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाएगी, तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन आके कौन सी सेल्स पर अटैक करेगा? कौन सी सेल को टारगेट करेगा? मायो एपिथेलियल सेल को। तो ये तो हो गई एल्वुलाई। इसके ऊपर कौन सी सेल लगी हुई है? मायो एपिथेलियल सेल। तो ऑक्सीटोसिन जैसे आएगा और मायो एपिथेलियल सेल इसको, इस एल्वुलाई को क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें भरा हुआ जो दूध है वो किधर की साइड निकलने लगेगा? किधर की साइड जाने लगेगा? बोलो बोलो। बाहर की साइड जाने लगेगा। अरे किधर की साइड जाने लगेगा? बाहर की साइड जाने लगेगा। समझ में आया चीज? तो मिल्क को बाहर निकालने वाला, मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन का नाम, अरे मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन का नाम ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क सिंथेसिस नहीं बोला मैंने। ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन।
क्या समझ में आया सभी को? क्या समझ में आया सभी को? कूपर लिगामेंट सपोर्ट करते हैं ब्रेस्ट को, बस इतना याद रखो, आपके काम की चीज नहीं है, मैंने काट दिया। यहाँ पे एक तो आपको पाथवे याद होना चाहिए भाई, पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पाथवे है इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं बेटा, ये सब यहाँ पे लिखी हुई हैं, जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ये सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा ये पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट बच गया, 1 मिनट का। जो न्यू बेबी पैदा हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? आप सबको पता है क्या नाम देते हैं? कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम रिकमेंडेड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत न्यूट्रिशन है। और इसमें क्या भरी हुई है? इसमें क्या भरी हुई है? एंटीबॉडीज भरी हुई हैं। और वो एंटीबॉडी वाला दूध जब बच्चा पिएगा, IgA भरा हुआ है, तो उसके लिए क्या डेवलप होगा? इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, लेकिन ये याद रखना, इट इज पुअर इन आयरन। इसके अंदर किसका अमाउंट नहीं होता? किस सबसे कम क्या होता है? आयरन। तो जब नया बच्चा पैदा होता है ना, तो डॉक्टर बोलता है इसको सिर्फ दूध पिलाओ, कुछ मत खिलाओ, क्योंकि वो दूध में सब कुछ है। लेकिन डॉक्टर ये बोलता है इसको समय समय पर ये आयरन की सिरप पिलाते रहना, क्योंकि माँ के दूध में क्या नहीं है? आयरन नहीं है। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? तो IgA कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। क्लियर? ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। किसका डायग्राम है? एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या ये डायग्राम मैंने समझा दिया? क्या डायग्राम मैंने समझा दिया? हाँ सर, अभी तो समझाया आपने सिंपल फॉर्म में, ये सारे के सारे चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर है? चलिए भाई, इसके आगे अपन कल देखेंगे, इसको यहाँ तक रखते हैं। इसमें एक लास्ट चीज बच गई, मुझे याद दिला देना, कल इसमें हार्मोन वाली चीजें बतानी है मुझे, है ना? इसमें हार्मोन वाली चीजें बतानी है, तो कल जैसे अपन क्लास शुरू करेंगे नेक्स्ट, तो मुझे बता देना, पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो मच।